welcome dear students and welcome back to the Learn Daily Physics. Hello everyone. So today we are going to talk about the hydrogen spectrum. आज मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा, उसकी सीरीज के बारे में बताऊंगा जो मैंने पहले ही बना के रखी हुई हैं, और मैं बताऊंगा कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। और आज हम एक फार्मूला, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको पुट करके हम ये सारी सीरीज फाइंड आउट करते हैं, वो फार्मूला है हमारे पास ये 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n² where n इज ग्रेटर देन p। तो आज हमने ये फार्मूला फाइंड आउट करना है, सही। तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ के, इतना क्योंकि आप फेमिलियर होंगे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर नहीं भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आप फेमिलियर, तो मैं आपको आज स्पेक्ट्रम के बारे में हर एक चीज बताऊंगा कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड हाउ वी टॉक, व्हाई वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमारे पास क्यों आता है, और बोहर के अंदर हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो ट्रांजिशन होती हैं दो एनर्जी के दरमियान, वो हमें बोहर का, अगर आपने पॉस्टुलेट पढ़ा हो तो उसके अंदर एक पॉस्टुलेट था कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका, वो मूव करता है किसी ऑर्बिट के गिर्द, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव एन इलेक्ट्रॉन, तो ये उसका एक न्यूक्लियस है, उसका एक ऑर्बिट ये वाला है, एक ऑर्बिट ये है उसका, ठीक है। दो उसके पास ऑर्बिट हैं। अगर वो ऑर्बिट जिस n इक्वल्स टू 1 वाले ऑर्बिट में घूम रहा है और ये n इक्वल्स टू 2 है, अगर तो वो n इक्वल्स टू 1 के अंदर ही मूव करता रहता है, यहीं पे वो अपनी एक मूवमेंट करता रहता है यहीं पे, तो वो ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ना वो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। लेकिन जब वो क्या करता है कि वो यहां से जंप करके इसमें आ जाता है, तो वो एक क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सी है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, के जो एक्साइट होने के लिए चाहिए होती है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, दीज आर द क्वांटाइज्ड वैल्यूज फॉर एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट के लिए हमारे पास जो ये वैल्यूज होती हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम के लिए ये एक एनर्जी ली, इसने एनर्जी लेके यहां पे जंप कर गया। अब ये क्या करेगा, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। जब ये एनर्जी को एक्साइटेशन, दिस वाज द एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। अब वो उसने थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब की, के फोटोन एब्जॉर्ब किया, ठीक है। मोस्टली जनरली जो होता है वो फोटोन एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो अब इस पे फॉर एग्जांपल यहां से एक फोटोन आया, ठीक है। तो एक फोटोन आया, उस फोटोन की वजह से इसकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। जब इसकी एनर्जी बढ़ी तो हमारे पास क्या हुआ कि ये एक्साइट कर गया। जब ये एक्साइट किया तो इसकी ये इस स्टेट से उठा और इस स्टेट के अंदर आ गया, P इक्वल्स टू 2 वाली स्टेट में आ गया। जब ये P इक्वल्स टू 2 वाली स्टेट में आया तो हमारी जो नेचर होती है वो स्टेबलाइजेशन चाहती है, वो चाहती है कि हर चीज स्टेबल हो जाए। तो वो ये नहीं कहती कि चीज एक्साइट हुई है तो फिर वो एक्साइटेशन स्टेट के अंदर ही रहे, वो कहेगी कि आप ऊपर गए हैं तो फिर एक्साइटेशन से नीचे भी आए। तो फिर क्या होता है कि जब एक्साइटेशन हुई तो नेचुरली, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस दैट इट विल डी एक्साइट। सो व्हेन इट विल डी एक्साइट, जब ये डी एक्साइट होगा तो क्या होगा कि वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी एक्साइटेशन के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन, वो ये क्या करेगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज भी करेगा, ठीक है। जो इसने फोटोन या एनर्जी एब्जॉर्ब की, वही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में एनर्जी को रिलीज भी करेगा। अब हर एलिमेंट जो सा है वो अपनी अलग एक एनर्जी के साथ अलग वेवलेंथ्स की जो सी है वो ये स्पेक्ट्रम रिलीज करता है। ये जो आपके पास ये वेवलेंथ होती है, ये जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो अब हर एलिमेंट अपना एक अलग स्पेक्ट्रम, अलग वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम, अलग जब वो और अलग क्वांटम नंबर से जंप करता है, फॉर एग्जांपल 7 से 1 के अंदर आएगा,
ठीक है, तो वो किस रेंज के अंदर लाई करेगा उसकी आज हम देखेंगे कि वेवलेंथ वो अल्ट्रा वायलेट में है, विजिबल में है, इंफ्रारेड में है, कहाँ लाई करेगा, उसको हम उसकी वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस एंड वी विल फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दैट। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता क्या है, कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का सिंपली प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब, स्पेक्ट्रम का मतलब वेवलेंथ, आपकी वो वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि लाइट स्पेक्ट्रम है तो वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका दूसरा नाम है स्पेक्ट्रम। तो इसको अब इरेज करते हैं और चलते हैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। लेट्स ड्राइव आउट दिस फॉर्मूला, कि हम इस फॉर्मूले को कैसे फाइंड करते हैं और फिर हम चलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन सीरीज की तरफ। तो अब देखते हैं कि जब अपना शुरू करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की तरफ से। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मैंने आपको एक फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का फाइंड आउट कराया, मेरा एक लेक्चर है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे। तो अगर आपने वो देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको एक वैल्यू फाइंड आउट कराई थी जो मैं आज यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो चलते हैं डेल ई। डेल ई हमारे पास क्या है कि चेंज इन एनर्जी है और ये एच एफ के बराबर है। इट इज इक्वल टू एच एफ। एच एफ क्या है, एनर्जी फॉर एनी फोटोन। ठीक है, एच एफ हमारे पास ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये एक एनर्जी फॉर द फोटोन है। कोई भी फोटोन है आपके पास तो उसकी एनर्जी जो होती है वो हम एच एफ से ही बताते हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पेक्ट्रम है, उसकी जो एनर्जी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा और वो E इज इक्वल टू एच एफ होगा। ठीक है, E इज इक्वल टू एच एफ आप उसको लिखते हैं, एनर्जी फॉर द फोटोन हम इसको बेसिकली कहते हैं। क्योंकि ये जो हर एक फोटोन क्या होता है, लाइट, एक लाइट स्पेक्ट्रम है तो वो फोटोन एक पैकेट्स, एक क्वांटाइज्ड पैकेट्स की सूरत में आती है जिसको हम फोटोन कहते हैं। उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एच एफ। सो ये जो लाइट, ये जो स्पेक्ट्रम होगा, बेसिकली इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के अंदर ये होगी। तो ये बात हमें पहली समझ में आ गई। फिर अब चलते हैं कि आपको मैंने बताया कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये रिलीज कैसे होता है, ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास E ऑफ P, एक एनर्जी लेवल, और एक हमारे पास ये है एनर्जी लेवल E ऑफ N। अब होता क्या है कि जब हमारा एक, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आप सीरीज देख रहे हैं कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर से हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशंस हो रही हैं, इनको हम ट्रांजिशन कहते हैं। कि जब एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल के अंदर चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो अब ये समझें, ट्रांजिशन E से En से EP पे आ रहा है। हमारा जो En है दिस इज ग्रेटर देन E ऑफ P। I already told you that N is greater than P, मैंने आपको पहले स्टार्ट में कंडीशन बताई। अब आप देखें तो अब जब ये डी एक्साइट हुआ तो इसमें एक ये अब डी एक्साइटेशन के एक स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा। इस स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी है या इस की फ्रीक्वेंसी एफ होगी, इस स्पेक्ट्रम की, इस फोटोन की, या इस वेव, आपके इस वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, एफ होगी। और उसको जब हम प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, ये हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो दिस डेल ऑफ E विल बी इक्वल टू E ऑफ P माइनस E ऑफ N एंड इट विल बी इक्वल टू H ऑफ F। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर दैट E ऑफ P। अभी मैंने आपको बताया कि हमने एक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी होती है वो माइनस E नॉट N स्क्वेयर Z स्क्वेयर ओवर P स्क्वेयर। ये P क्या है, P हमारे पास सिंपली ये P और N क्वांटम नंबर है। ठीक है, कि N एक क्वांटम नंबर है और ये P भी क्या है, क्वांटम नंबर। ये कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम इनको कहते हैं। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं,
principal quantum number, azimuthal quantum number and the spin quantum number and magnetic quantum number. So जो principal quantum number होता है ये वो है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक माइनस, अच्छा ये हमने फॉर्मूला कहाँ ड्राइव किया, अगर आपको इस फॉर्मूले को जानना है तो आपको मेरी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला जो लेक्चर है उसको देखना पड़ेगा। तो अब यहां पे ये क्या आएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट जी स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर, बिकॉज this one is with the p square quantum number p and this one is with the principal quantum number n square, and it will be equals to h of f. Now if we multiply this minus and it will be minus e naught z square over p square plus e naught z square over n square. Okay, so now what we are going to do, that we are going to take common of okay, I've made a mistake here, that the mistake is that higher energy should be minus from the lower energy and the higher energy is with n, here with the p, and this one is with n and this one is with p. Sorry for the mistake, but मिस्टेक हो ही जाती है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो अब अगर आप देखें तो आपकी ये वैल्यू आ गई, इसमें से आप ई नॉट जी स्क्वायर जो है उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। व्हेन यू टेक कॉमन, सो द वैल्यू यू विल हैव will be equal to this term, that e naught z is taken common, and this one is positive and it will come first, and it will be 1 over p square minus 1 over n square, and this is equals to hf. Okay, so this is the term that we have found. तो अब मैं इस इक्वेशन को ऊपर इधर नीचे लिखता हूं एक दफा फिर से, और मैं करता क्या हूं कि मैं यहां पे पुट करता हूं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एक वेव इक्वेशन हमारे पास होती है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वेवलेंथ, और यहाँ पे मैं v बताता हूं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक फोटोन होता है, एक लाइट पार्ट, एक लाइट होती है, ठीक है। तो एक वेव जो है, जो लाइट होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी, और फ्रीक्वेंसी f और ये लैम्डा। सो यहां से हमारे पास जो f की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, f की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, f विल बी इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो इस f की जगह हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे c बाय लैम्डा, और चले मैं एक स्टेप करता हूं कि दिस e नॉट z इज इक्वल इनटू 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर इज इक्वल टू h, and this f is replaced by this c by lambda, c by lambda. Okay, so now what we are going to do, we are going to take this 1 over lambda as it is। ये जो 1 over lambda है हमारा ये वहीं पे रहेगा, और ये h over c जो सा है ये इसके नीचे आके सिंपली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं यहां पे करता हूं, तो अब हमारे पास क्या होगा कि यहां से आगे वाला स्टेप, कि ये जो हमारे पास टर्म बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह कि e नॉट z over hc into 1 over p square minus 1 over n square, 1 over p square into 1 over n square, and this term is equals to 1 over lambda। तो यहां से हमने क्या किया, इस hc को उठा के यहां नीचे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन गई। अब हमने क्या किया कि हमने इस इक्वेशन में इस टर्म को किससे रिप्लेस करना है, r ऑफ x से। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस इक्वेशन, आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। तो अगर आपने नहीं लिखा तो इसको लिख लें। अच्छा, अब क्या किया हमने, यहाँ पे इसको वैल्यू को जनरली रिप्लेस कर दिया 1 ओवर लैम्डा
इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था ना कि मैं रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके दूंगा, तो आज वो हो गई है सही। तो 1/p² माइनस 1/n²। ओके, so this r of x is equals to, this is r of x equals to Rydberg constant, Rydberg constant, and this one is equals to E naught, it was z square, E naught z square over h c. Okay, it is equals to E naught z square over h c. And now we have find out the value for the Rydberg constant, and for hydrogen, what when z equals to 1, when z equals to 1, जब हमारी z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कि जब z हमारा 1 होता है तो ये जो r of x है, ये x है किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए, फॉर एनी आर्बिट्रेरी element. So this Rx will become Rh, and this will be Rydberg constant for hydrogen. Okay, this will be the Rydberg constant for hydrogen, and its value will be 1.0976 into 10 raised power 967 into 10 raised power 7 per meter. This is the value for R of H, and when you put the value E naught and ground state energy for hydrogen, and this Z equals to 1 and H and C, and the value you will have will be this. So now we have find out our main formula. This is our main formula, and we have find out the RH, and its value is this. So what I am going to do, this is the main formula, और ये एक मेन फॉर्मूला है हमारा, और ये फॉर्मूला जो सा है वो लिखा रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली यहाँ पे इसको RH से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट होना चाहिए वो भी RH ही होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि जब Z 1 होगा तो ये RH जो है वो RH में तब्दील हो जाएगा, और इस RH की वैल्यू क्या है, this RH is congruently equal to 1.0967 multiplied 10 raised power 7 per meter. Okay, so this is how this is per meter, this is the inverse of the wavelength, and the wavelength is in meter. So these are the quantum numbers, principal quantum numbers. These are just the constants, they don't have any units, so it will be the inverse of meter. So now let's move on to the hydrogen spectrum and its series. अब आपको मैंने ये तो बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह बनता है, तो अब वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो किन किन क्वांटम नंबर्स के दरमियान रही है, अब उनसे हमें पता चलेगा कि वो किन किन क्वांटम नंबर्स के दरमियान है, और उन क्वांटम नंबर्स की डिफरेंस की वजह से हमारे पास डिफरेंट सीरीज आती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें आप, 7 से अगर 1 में आ रही है तो वो लेमन सीरीज है, अगर 7 से 2 में जा रही है तो वो बाल्मर है, 3 में, यूं सो ऑन, हमारे पास डिफरेंट सीरीज हैं। अब वो डिफरेंट सीरीज की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, उन डिफरेंट वेवलेंथ्स का डिफरेंट रीजन है कि ये अल्ट्रावायलेट में, ये विजिबल में, और ये सारी इंफ्रारेड में, ये किस तरह आती हैं, अब मैं आपको ये बताता हूं। तो ये तो हो गया हमारा मेन एक समझे तो फॉर्मूला जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे इन सीरीज सारी सीरीज के अंदर हमारा अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लेमन सीरीज। ठीक है, सबसे पहली सीरीज जो हमारे पास है लेमन सीरीज है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी अब आपने ऐड करनी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि व्हेन द atomic hydrogen excite or de-excite, it emits a series of spectrum we call hydrogen spectrum। तो इस तरह की थ्योरी आप खुद से ऐड कर सकते हैं। अब आप BS के
या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली आपको बताता हूं कि लेमन सीरीज क्या होती है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द लेमन सीरीज। लेमन सीरीज, okay, now I've told you that this n is greater than this p. Okay, this n is greater than this p. You can simply replace, आप simply यहाँ पे p लिख दें, यहाँ पे n लिख दें, यहाँ पे बता दें कि ये वो सारा काम इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे फिर सारा n लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो टर्म होगी ये समझें, इस तरह भी आप लिख सकते हैं 1/n1 माइनस 1/n2। अगर आपको भूल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप सिंपली p को n1 से रिप्लेस कर दें और n को n2 से रिप्लेस कर दें। मोस्टली बुक्स इस तरह भी करती हैं, मोस्टली इस तरह लिखती हैं, ज्यादातर किताबें इसको फॉलो करती हैं जो मैंने आपको बताया। अब लेमन सीरीज क्या है? लेमन सीरीज जो है हमारे पास, वो हमारे पास आई 1906 से 1914 के दरमियान, 1906 से 1914 के दरमियान पहली दफा ऑब्जर्व हुई। ठीक है, और इट वाज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय थियोडर लेमन। थियोडर लेमन, दिस वाज द फिजिस्ट हु फर्स्टली डिस्कवर्ड दिस लेमन सीरीज। सो अब इसमें क्या है कि इसमें जो हमारे पास P होता है, जो P क्या है, P हमारे पास समझें सबसे छोटा क्वांटम, सबसे छोटा एनर्जी लेवल है। ठीक है, P जो है वो हमारे पास छोटा एनर्जी लेवल है, और हमने बताया कि N जो है वो P से बड़ा है, कि N कुछ भी हो सकता है, P से कुछ भी बड़ा हो सकता है। कि अगर आप देखें, इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि P है सबसे छोटा, लेमन सीरीज के लिए P सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा, कि सबसे जो छोटा एनर्जी लेवल है लेमन सीरीज जिसमें एग्जिस्ट कर सकती है वो 1 है। ठीक है, वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब n जो है वो P से बड़ा है, कितना बड़ा है? अप टू इंफिनिटी है। ठीक है, चलते 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 आप इंफिनिटी तक चले जाएं, तो आप इंफिनिटी से जंप करके जब 1 में आएंगे तब भी एनर्जी आपकी जो सी है वो आएगी, और वो क्या होगी? आपकी लैम्डा मैक्सिमम होगी। मैं आपको बताता हूं वो कैसे होगी। अब देखिए, P आपके पास सबसे छोटा है। अब यहाँ पे जो P7 है, फॉर एग्जांपल यही P7 जो सा है N7 बन जाएगा, क्योंकि ये P7 किसके लिए है? P फ्रंट सीरीज के लिए, या P फ्रंट सीरीज के लिए P5 होगा आपके पास, क्योंकि सबसे कम वाला ऑर्बिट है। ये हायर ऑर्बिट समझे P1 है आपके पास लेमन के लिए, तो ऊपर से जितनी भी हैं ये अब N2, ये N2 हो जाएगा। अगर ये P1 है ना आपके पास, तो ये क्या हो जाएंगे? N हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ लेमन सीरीज की बात करते हैं, आप बाकियों को छोड़ देंगे, P कुछ भी, मैं इनको मिटा देता हूं फिलहाल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5। ये लेमन सीरीज के लिए। अगर मैं बाल्मर सीरीज के लिए लिखूंगा तो यही बाल्मर सीरीज के लिए जो है सबसे लोअर ऑर्बिट होगा, और लोअर ऑर्बिट सबसे क्या है? वो हमारे पास P है, तो वो फिर हम उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे बाल्मर सीरीज के लिए, कि बाल्मर सीरीज का सबसे जो नीचे वाला लेवल है वो 2 होता है। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास एक आएगा, एक यहां N2 से 1 में जंप करेगा, तो एक सबसे छोटी एनर्जी वाला स्पेक्ट्रम। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल आप समझें कि यहाँ पे ना एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा, एक नन्ना मुन्ना सा एक बच्चा है, और वो क्या करता है? वो जंप लगाता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि आप भाग के आ रहे हैं, तो आपने अगर छोटा सा गैप है ना, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गड्ढा है आपका, एक छोटा सा, तो वो आप क्या करेंगे? ऐसे छोटी सी छलांग लगाई और पार कर लिया। अब अगर बड़ा गड्ढा है, ठीक है, आप गए हैं आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने वो मीलों दूर जो सा इतना बड़ा खड्डा आपको दे दिया, आपने दूर से दौड़ लगाई और क्या किया? एक काइनेटिक एनर्जी अपनी एक ली, और बड़ी छलांग लगाने के लिए ज्यादा एनर्जी लेकर आए, ज्यादा भाग के आए। तो ज्यादा जितने दूर से जितना बड़ा गैप होगा उतनी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो समझो उतनी उसकी वेवलेंथ आपकी बढ़ जाएगी, एक किस्म से
भाई एनर्जी आप ना कहें, उसकी वेवलेंथ कहें बढ़ जाएगी, ठीक है। एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ से, एनर्जी मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन वेवलेंथ उसकी क्या होगी, लैम्डा मैक्सिमम के लिए आपके पास क्या होता है कि n इक्वल्स टू 2 होता है, लैम्डा मैक्सिमम के लिए n इक्वल्स टू 2। अब ये आपके पास, मैं आपको बताऊं, E इज इक्वल्स टू क्या है, एच एफ है। अगर इस f को मैंने अभी बताया कि f क्या है, c बाय लैम्डा, तो E इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं सी एच सी बाय लैम्डा। तो ये एच भी प्लैंक्स कांस्टेंट है और c भी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ ये भी क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब जब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लैम्डा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ। अब जितनी छोटे गड़े के लिए एनर्जी तो ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन वेवलेंथ क्या है, उसकी वेवलेंथ, भाई एनर्जी कम, वेवलेंथ मैक्सिमम। तो n2 से 1 में आने के लिए जो n2 होगा आपके पास फॉर लैम्डा मैक्सिमम, मैं यहां पे लिखता हूं, और n की यहां पे क्या वैल्यू होगी, लेमन सीरीज के लिए n विल बी इक्वल्स टू 2 3 4, और कोई लिमिट नहीं है, ये इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरा लेक्चर जो है काफी टाइम भी हो रहा है, तो मुझे फिर इसको अपलोड करते थोड़ा सा इशू होता है, तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो अगला लेक्चर जो है इसके अगले पार्ट के अंदर वो आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाए, क्योंकि मुझे अपलोडिंग के वक्त काफी इशू होता है, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी बन जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से मैं प्रोसीड करता हूं। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है।